नहीं रहुआ सबे तो आज का ये एपिसोड जो न्यूज़ इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहुआ सब देख रहा बानी जा। दरअसल पूरा भोजपुरी में तो ना कल जाई, लेकिन हाँ भोजपुरी का टच दिहल बहुत ज़रूरी हो जाला। यही से आज ये डिजिटल का शुरुआत हमने का इंटरव्यू का संगे भोजपुरी टच का संगे करतनी जा। तो आपके साथ मैं हूँ सुरभि तिवारी, और जो पहले आपने भोजपुरी में थोड़ी सी बातें आपने सुनी है, इसे हम इस वजह से भी जोड़ना चाह रहे हैं ताकि हर कोई इससे खास तौर पर कनेक्ट कर सके, और जो कि उत्तर प्रदेश या बिहार से जुड़े हुए लोग हैं खास तौर पर वो। और ये मकसद इसलिए भी है क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं, और उससे पहले हर कोई ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को थोड़ा और अच्छे और बेहतर तरीके से समझे। लेकिन आज राजनीति पर हम बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इन दिनों जिस तरीके से ब्राह्मणों को लेकर के उनके हक को छीना जा रहा है, दबाया जा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी मीठी गोली उन्हें दी जा रही है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से उनका तारुफ करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा राके, और सर बहुत बहुत प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं सर शुरुआत में इसी से करना चाहूँगी कि ब्राह्मण महासभा क्यों? ब्राह्मण महासभा से तो ब्राह्मण महासभा एक समाज को, राष्ट्र को दिशा देने वाले, उसका सदैव चिंतन करने वाले वर्गों का यह एक संगठन है जिसने राष्ट्र और समाज के लिए कुछ दिया है। अब भोजपुरी का शुरुआत कैली है रहुआ, तो हम बता दें जी कि भारत माता के गुलामी का जंजीर काटे वाला वो धरती है बलिया का, जहाँ भोजपुरी बोलल जा रहा है। बड़ा मिठास लगल है आपके मुँह से भोजपुरी शब्द का। 27 साल के समाज सेवा के जीवन में पहली बार कोनो चैनल पर भोजपुरी शब्द सुने के मिलल है, लिहल गई है। हमको बड़ा अच्छा लगल है। होके चाहिए भोजपुरी के मिठास आज पूरे दुनिया में छा गई बा, चर्चा के विषय बा। ए पर हमके आपके सबके गर्व होके चाहिए कि हम भोजपुरी भाषी क्षेत्र का हई, और भोजपुरिया समाज का टेस्ट में कुछ अलग है। बिल्कुल है। काहे कि रउआ सब भी उ गाना जरूर सुन ले हो कब्जा कि इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे खैलस ना पैलस धोखा, यूपी चाहे बिहार में गाड़ के झंडा आई गई नीचा पूरा जहाँ के संसार में। तो यही से कहाला कि भाई जब भोजपुरी में बात होके शुरू होगी तो भाई समात ऐसा ही बन जाला। लेकिन सर जब हमने का कहे नहीं जाए, थोड़ा सा अब हम हिंदी में भी आ जाते हैं, उसके बाद हम दोबारा भोजपुरी में जाएंगे। सर भोजपुरी में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा जानना जरूरी हो जाता है। आपने महासभा का जिक्र किया, और ये महासभा ब्राह्मण महासभा जो आप लोगों ने तैयार की है, इसके लिए मैं जानना और समझना चाहूँगी, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जब आपने इस महासभा की शुरुआत की, आपके जहन में वो कौन सी पहली ऐसी सोच आई थी कि मुझे ये महासभा जारी रखनी है? देखिए, संगठन सभी वर्ग का होना चाहिए, सभी जातियों का होना चाहिए, सभी परिवार का होना चाहिए कि संगठित रहें लोग। संगठन किसी को दबाने के लिए नहीं होता, उसका प्रयोग वहाँ होता है जहाँ दुराचारी, अत्याचारी, अन्यायी वर्ग शरीफ समाज पर, शरीफ व्यक्ति पर आक्रमण करता है, तो उसका जवाब हम उस रूप में दे सकते हैं। लेकिन संगठन हमेशा रचनात्मक दिशा में कार्य करता है, और उसे यही करना चाहिए। तो ब्राह्मण महासभा ब्राह्मण समाज का संगठन के निर्माण के पीछे मेरी ये सोच रही कि राष्ट्र और समाज को दिशा देने का काम, राष्ट्र और समाज, धर्म को लेकर के लड़ाई लड़ने वाला समाज, मार्गदर्शन देने वाला समाज ब्राह्मण है, और पूरी तरह से बिखराव में है। ब्राह्मण का बिखरना ही राष्ट्र और समाज के लिए घातक है, खतरा है। इसलिए ब्राह्मण संगठित होकर के अपनी ऊर्जा सही दिशा में लेकर के चले। ब्राह्मण से बड़ा समाजवादी इस धरती पर कोई नहीं है, और मुझे तो गर्व है ब्राह्मण होने में। अच्छा, लेकिन सर ये कई लोग जैसे राजेंद्र जी क्योंकि कहते हैं कि ऐसी महासभाएं बना करके जानबूझ को लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज के लोग अपने आप का जो तबका है वो गर्व से तो लेकर के चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाकी लोगों को कुचलने की कोशिश करते हैं। आप मानते हैं क्या? नहीं, इसीलिए मैं पहले कहा कि संगठन का उपयोग रचनात्मक दिशा में होना चाहिए। जिस वर्ग का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ उस वर्ग के
पीड़ित, जरूरतमंद, बेबस, लाचार, गरीब के हित में अगर कार्य करते हैं तो यह सराहनीय मार्ग है और सराहनीय सोच है। लेकिन वहीं ठीक विपरीत, अगर मैं किसी जाति को, संप्रदाय को, वर्ग को प्रताड़ित करने में अपने संगठन की ताकत को लगाते हैं तो मैं अन्यायी हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए और न किसी भी संगठनकर्ता को ऐसा करना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल अक्सर पूछा जाता है और ये कहा जाता है कि ब्राह्मण लोगों का तबका तो हमेशा से ऊपर रहा है और जिस तरीके से जो बाकी के तमाम वर्ग हैं, जो जाति हैं या अल्पसंख्यकों की जब बात की जाती है, कहते हैं कि ये तो हमेशा से ही नीचे रहे थे, इन्हें दबाया गया है, कुचला गया है, इनके हक को छीना गया है और वो सवर्णों ने छीना है, सनातनियों ने छीना है। सर, ये जब इस तरीके की बात कही जाती है तो क्या आपको ठेस पहुँचती है कि हमने पूरे संसार के लिए इतना कुछ किया, हमने ज्ञानवर्धन, कहते हैं कि एक ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ जो वर्ग होता है वो शिक्षा देने का काम करता है, समाज को शिक्षित करता है, लेकिन जब ऐसे आरोप ब्राह्मण लोगों पर या उस कुल पर लग जाता है तो सर क्या ये एक धब्बा है जो कि धब्बा को हटाया जाना चाहिए? ये बहुत बड़ा मिथ्या आरोप है। मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण कभी वादी नहीं रहा, जातिवादी नहीं रहा। आज आपको बता दें, आप पूर्वांचल की हैं, जब घर में बिटिया की शादी होती है तो उसके कुंवारी मांग में पहला सिंदूर डालने का काम इस धरती के सबसे उपेक्षित जात धोबिन करती है। उसको शुभ माना गया। हमारी आपकी घर की औरतें हाथ जोड़ करके उसको प्रणाम करती हैं, टीका लगाती हैं, आशीर्वाद मांगती हैं कि हमारा शुभ कर्म पूरा हो। तो धोबी जो सबके मैले के साफ करती है उसको शुभ हमारी घर की औरतें मानती हैं। ये ब्राह्मण व्यवस्था है। डोम की पूजा होती है, डोम के बनाए हुए बर्तन में हमारी लड़की का सुहाग जाता है, उसको शुभ माना गया। उसे भी दक्षिणा देकर के हाथ जोड़ करके आशीर्वाद मांगा जाता है। लोहार, बढ़ई, कुम्हार, नाऊ, धोबी जितने हैं सबको जोड़ करके अब सबको सम्मानित जगह देने का कार्य ब्राह्मण ने किया। इसलिए मैं पहले कहा हूं कि ब्राह्मण होने पर मुझे इसीलिए गर्व है। दूसरा कारण यह है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने ये सिद्धांत दिया, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। यह किस बात का परिचायक है? हम तो सबको जोड़ के लेके चलने का कार्य करते हैं। आज ये दलित समाज नहीं कह रहा है, दलित समाज के ये अवांछनीय तत्व ब्राह्मण पर जो ये मिथ्या आरोप लगाते हैं, तो इसके पीछे ये है कि आज वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, मैं चर्चा में आ जाऊं तो अगर गाली देने से और संसदीय भाषा का प्रयोग करने से ब्राह्मण को तुम्हारी टीआरपी बढ़ सकती है, तो काश अगर ब्राह्मण का सम्मान करते और तुम्हारे बाप दादाओं ने जिस तरह से उनका सम्मान किया, अगर इस तरह से तुम सम्मान में आगे आओ तो तुम्हारी टीआरपी दूनी हो जाएगी। ठीक है, यानी आप ये मानते हैं कि लोग जानबूझ के इन मुद्दों को ला करके राजनीति करते हैं और अपनी रणनीति बनाते हैं कि कैसे अगर हम जातियों में बंटवारा कर दे तो फिर आगे बढ़ा जा सकता है। मैं आपको बता दूं, अगर कहीं भी किसी गांव में, आप भी ग्रामीण क्षेत्र की होंगी, किसी गांव में कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय अगर होगा, अकेले रहा होगा, तो वहां विभिन्न जातियों के लोगों को बसाने का काम ब्राह्मण और क्षत्रिय ने किया, अपनी जमीन देकर के बसाया, सिर्फ इसलिए कि ये ठीक उसी प्रकार सोच रही हमारे पूर्वजों की कि जैसे एक रंग के माले को, एक रंग के फूल के माले को बनावा और विभिन्न रंगों के फूल के माले को बनावा तो सबसे आकर्षक और सुंदर विभिन्न रंगों के फूल का माला होता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे पूर्वजों ने अपनी जमीन में बसा करके इनको सम्मानित जगह दिया, इसलिए कि हम एक दूसरे के काम आवे, भाईचारा अपनी बढ़े। और उस वर्ग को, इस तरह की सोच रखने वाले को आप गाली दोगे और संसदीय भाषा का प्रयोग करोगे, विरोध करोगे, तो राष्ट्र और समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। तो ये जो जिन लोगों की मानसिकता है या जो लोग ये सोचते हैं कि ब्राह्मण समाज ने हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर, सर्वोपरि रखने का प्रयास किया, तो ये उन लोगों के भीतर जो भ्रम है उस भ्रम को दूर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और कैसे हमेशा से ब्राह्मण समाज ने लोगों के हित का सोचा है, उनके लिए काम किए हैं, लेकिन उन पर कैसे पर्दा डाला जाता है राजनीति के तहत में। अच्छा सर, क्योंकि राजेंद्र जी, एक बड़ा सवाल ये भी आता है जब ब्राह्मण समाज की बात आती है, आरक्षण का मुद्दा देश में बहुत ज्यादा जोर पकड़ रहा है। आरक्षण के मुद्दे में भी ब्राह्मणों को पीछे रख दिया जाता है सबसे ज्यादा, बाकी तमाम वर्ग के लिए, तमाम जातियों के लिए आरक्षण नसूर हो गया है। मैं आपको बता दूं, अब आरक्षण को इस देश से खत्म कर देना चाहिए। बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। आरक्षण और दलित एक्ट दोनों दलित समाज के उत्थान के लिए,
उनकी खुशहाली के लिए, मजबूती के लिए किया गया था। वो भी उसमें वो जो वास्तव में दलित हैं। बिल्कुल। आज उसका दुरुपयोग ये हो रहा है कि कल तक ये आरोप था कि सवर्णों द्वारा दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं रहा। मैं बता दिया ना कि सवर्णों ने जो दलितों का सम्मान किया, शायद उनको कभी नसीब अब नहीं होगा, जिस मार्ग पर वो चल रहे हैं। दलित एक्ट का आप देख लीजिए 99% दुरुपयोग प्रतिशोध में हो रहा है। एक आईएएस दलित, पीसीएस दलित, मंत्री, सांसद, विधायक जो दलित समाज का है, एक गरीब ब्राह्मण से कोई बात हो जाए तो वो दलित एक्ट के तहत उसे जेल भिजवा सकता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उत्पीड़न ये कौन कर रहा है? आज उसी एक्ट की देन है कि जगह जगह दलित समाज के ये अवांछनीय तत्व गाली दे रहे हैं, अनायास बक रहे हैं और मर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो उत्पीड़न तो अब वो कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे उपयोग हो रहा है, इसको बंद कर देना। इस बात पे मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी और मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि हाल फिलहाल में हमने कई ऐसे बयान हैं अखिलेश यादव के, जब अखिलेश यादव ये कहते हैं कि किसने किसका शोषण किया ये जग जाहिर है। वो हर बार ब्राह्मणों को टारगेट पर ले लेते हैं और वो ये कह देते हैं कि ब्राह्मण समाज ने दलितों को कितना ज्यादा प्रताड़ित किया है, वो मंदिरों में जाने तक नहीं देते हैं। आज भी ऐसी कई जगहों पर व्यवस्था है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव को कोई संदेश देंगे? आज की तारीख में अगर वो ये उस तरह की बातें हैं, ये विष बमन कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का ये उनका कुछ साजिश है। आज आप बताइए, किसी होटल में आप जाती हैं, हम जाते हैं, कोई जाता है तो पूछता है कि तुम भोजन परोसने वाला तुम किस कास्ट के हो? मेरे बगल में सीट पर बस करके कोई यात्रा करता है तो हम पूछने जाते हैं किस जात के हो। ये असमानता तब थी जब लोग अपने बगल में नहीं बैठने देते। क्यों नहीं बैठते, उसका बहुत बड़ा कारण है, उस डिबेट में बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आज तो कहीं कुछ नहीं कोई पूछ रहा है, कहीं कोई पानी भर ले रहा है, बगल में बैठ करके खा रहा है, पी रहा है, वही बर्तन खा करके गया, धुल करके आता है तो चाहे दलित खाया हो चाहे कोई खाया हो, ब्राह्मण ये नहीं पूछता कि किस जात का बेर खाया है। अब पुरानी चीजों को आप ला करके लोगों की मानसिकता को भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। यह राष्ट्र और समाज हित में नहीं है। तो आज हर कोई ये चाहता है, हर आम इंसान ये चाह रहा है कि कैसे एकजुटता उस एक सूत्र में हर किसी को जोड़ करके चला जा सके। लेकिन कई ऐसे राजनीतिक दल है जो कि फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फूट डालो राज करो ये नीति है। अच्छा, आपने कहा कि अखिल भारतीय महासभा, जो ब्राह्मण महासभा राह आप चला रहे हैं राजेंद्र जी, अब तक आपने ऐसे कितने प्रताड़ित ब्राह्मणों को देखा है, या आपकी ओर से, आपकी महासभा की ओर से कितने लोगों का सहयोग किया गया? ऐसा कोई मामला या कोई किस्सा सुनाना चाहेंगे क्या आप? हजारों जी ऐसा मामला है 24 साल में, जिनको मैं गिना नहीं पाऊंगा। जी, पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर उतर करके लाठियां खाया, हमारे लोग खाए, जेल गया और न्याय दिला करके छोड़ा। तमाम ऐसे घरों को जिनके चूल्हा नहीं जलते थे, बदहाल स्थितियां थीं, आपस में सहयोग करके हम लोगों ने उनके बच्चों को पढ़ाया। अभी एक उदाहरण छोटा सा दूं, अलीगढ़ का एक लड़का था, उसके बाप शराबी थे, मर गए, और पढ़ने में वो लड़का बड़ा होनहार था, देवांश नाम का है, लखनऊ में। वो सबके पास गया मदद के लिए, मेरे भी कार्यालय पर वह आया और एक बहुत मार्मिक शब्द का प्रयोग किया कि मैं अंतिम उम्मीद लेकर के आपके पास आया हूं, मेरी मदद करिए, मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है। हमने कहा कि अंतिम उम्मीद लेकर के आए, इसके पहले और कहीं नहीं गए? कहा गया तो सबके यहाँ, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं किया। मैं बताऊं कि मेरे पास उस समय 4200 रुपया पॉकेट में था और 6000 रुपया संगठन के खाते में था, और उसको चाहिए था 35,000 रुपया। मैं पदाधिकारियों को बुला करके उसका एडमिशन कराया और साल भर तक उसकी फीस मैंने दिया। लड़का इतना होनहार था कि वो आगे चला गया और नारकोटिक विभाग में अधिकारी हो गया। इस तरह से तमाम लोगों को, ऊंचाहार कांड हुआ था, 5 लोग मरे, उनको न्याय नहीं मिल रहा था, मुकदमा खत्म कर दिया गया था, इसलिए कि उस समय सरकार के मंत्री थे ये स्वामी प्रसाद मौर्य, वो अपराधियों को संरक्षण दे रहे थे। मैंने उन परिवारों को 1-1 लाख रुपया संगठन के माध्यम से दिया और गोद लिया और काफी मदद किया। सड़क पर उतर करके विधानसभा पर प्रदर्शन करके न्याय दिलाने का काम किया। तो देवरिया के करण फुलवरिया में 2 ब्राह्मण बालकों की निर्मम हत्या दलितों ने कर दिया था, उनकी जमीन कब्जा कर लिया था। सारे कार्यकर्ताओं को लेकर के उस अवैध कब्जे को हटवाया।
ईंटा तक हम लोग सुबह से लेकर शाम तक ढो करके चारदीवारी चलवा करके न्याय दिलवाने का काम। इस तरह से अनेकों ने, आप महीने में 10, आप मेरे सोशल साइट पर देखिए कि कम से कम 10 पीड़ित परिवार को तो न्याय दिलाने का काम करता हूं, कम से कम, नहीं तो सैकड़ों हो जाते हैं। ठीक है, आपने जिस तरह जिक्र किया राजेंद्र जी की कई लोगों की आपने मदद की है, एक बीच में एक और मामला आया था, मैं जगह का नाम शायद भूल रही हूँ, लेकिन एक ऐसा मामला आया था कि गरीब परिवार था, ब्राह्मण परिवार था और उनकी झोपड़ी को जला दिया गया। उसमें वो परिवार भी था और वो परिवार के लोग झुलस गए, 1 या 2 लोग सदस्य बचे हुए थे उनके घर के, और उस दौरान भी खूब राजनीति हुई थी इस पर भी। और तब जो एफआईआर की कॉपी जब रिलीज हुई सोशल मीडिया पर तो उस पर खूब सियासत की गई और ये कहा गया कि पुलिस को उसमें किसी की जाति या किसी का धर्म बताना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब बात दलितों की आ जाती है तो उनकी जातियों का जिक्र हो जाता है। आप मानते हैं कि जानबूझ करके किया जा रहा है ऐसा? जब ब्राह्मणों से जुड़ा कोई ऐसा मामला आता है तो कोई राजनीतिक दल बोलना नहीं चाहता? ये घटना कानपुर देहात की आपने चर्चा जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ ब्राह्मण परिवार के साथ अन्याय हुआ था, उसी में जला दिया बिल्कुल, गया हाँ, हाँ। और काफी ये चर्चा का भी विषय रहा। जो हाई कोर्ट ने जो आदेश किया तो उसमें ये आदेश है कि किसी भी अपराधी की जात न लिखी जाए। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति व्यवस्था को ये कह दिया कि नहीं, जातीय संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, ये वो दुनिया का सब करके। मैं ये जानना चाहता हूँ इन राजनीतिक दलों, नेताओं से और सरकारों से कि जात के नाम पर, किसी की भी सरकार रही हो, जात के नाम पर सरकारी खजाना लुटा रहे हैं, जात के नाम पर टिकट करते हैं, जात के नाम पर अपनी राजनीति करते हो और उससे आप सत्ता तक पहुंचते हो। हम लोग तो जात का संगठन बना करके, एक वर्ग का संगठन बना करके उस वर्ग के पीड़ित, दलित, कमजोर लोगों की, मजबूर लोगों की मदद के लिए न किए हैं। आप तो उनका सत्ता के लिए उपयोग करते हो। उसमें भी सरकार ने ला दिया कि दलित को छोड़ करके, क्यों इस तरह का आग्रह, क्यों? दलित तो आज सबसे बड़ा उत्पीड़क हो गया है आज उत्तर प्रदेश की सरकार में। आप देख लीजिए, वो इतनी हैसियत बना लिया कि गाली दे रहा है, संसदीय शब्दों का प्रयोग कर रहा है, मीडिया में आकर के बोल रहा है, अभी मतलब इस खुली गुंडाई कर रहा है। तो कहाँ दलित कमजोर है? कमजोर तो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड ही नहीं, जीतने पर दलित एक्ट लग सकता है। जिन भी जातियों पर, वर्गों पर, वो सब आप दलित की स्थिति में हो गए हैं और उत्पीड़क के रूप में दलित समाज हो गया है। सिर्फ उसकी देन ये दलित एक्ट है। अभी वो हटा दिया जाए फिर स्थिति ठीक हो जाएगी, कहीं कोई किसी का उत्पीड़न। ठीक है, आपने कहा कि असंसदीय भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है और कई ऐसी बातें सामने आती हैं जब जानबूझ करके उकसाया भी जाता है ब्राह्मण समाज के लोगों को। लेकिन जब इसी तरीके की बात आती है तो कई वीडियोस या कई पोस्ट हम सोशल मीडिया पर कई इन्फ्लुएंसर से भी देखते हैं, कई नेताओं की ओर से भी देखते हैं, विपक्षी दल भी इस बात का मुद्दा बनाते हैं कि अरे एक छोटे तबके के या छोटे वर्ग के लोगों को प्रताड़ित किया गया है। लेकिन जब ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ ऐसा कोई मामला आ जाता तो सब चुप्पी साध जाते। तब ये सेक्युलरिज्म या तब ये लिबरलिज्म, ये सारी चीजें कहाँ चली जाती है? रेडिकलिज्म की बात कर दी जाती है लेकिन दूसरों के लिए, लेकिन ब्राह्मणों के लिए कहीं कोई आवाज उठाता नहीं है। सर देखिए, न्याय तो ये है कि सुई किसी को चुभाई जाएगी तो दर्द होगा। तो किसी भी वर्ग के, परिवार के, व्यक्ति के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो समाज सेवकों को चाहिए कि उचित न्याय दिलाने का कार्य करें और जो प्रताड़ित है, गलत कर रहा है, जो गलत कर रहा है उसे दंड दिलाएं, चाहे किसी जाति का हो, और जो प्रताड़ित हो रहा है उसको न्याय दिलाएं। लेकिन आज जो है ओष्ठ की तुष्टिकरण राजनीति जो है इस देश और समाज को में स्थिरता पैदा करके आपसी सद्भाव को बिगाड़ने का काम कर रही है। उनको किसी तरह से सत्ता चाहिए, सीट चाहिए, लेकिन हम जैसे लोग जो समाज में चल रहे हैं, मैं कहा पुनः दोहरा रहा हूं कि मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है कि हमारे पूर्वजों ने जो व्यवस्था दिया, कितना अच्छी व्यवस्था थी कि हम एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। यही दलित की बात है या पिछड़े की बात, उसके लिए भाई ब्राह्मण परिवार या अपर कास्ट के लोग अपने भाई का सर फोड़ देते थे अपने आदमियों के लिए, जिनको बसाया, जिनकी मदद करते थे। मैं अपने जीवन काल में देखा हूँ, मैंने भी किए। 65 साल की उम्र हो गई। मेरे यहाँ जो मजदूरा रहते थे उनके लिए हमारे पटीदारी से झगड़ा हो गया और मुकदमे हो गए, सर फूट गया, लहू गिर गया। तो ये भाव था तब। आज तो इन लोगों के इसी कुछ 2, 4, 5% जो अवांछनीय तत्व हैं समाज में स्थिरता पैदा करने का काम कर रहे हैं दलित समाज के, उनकी वजह से हम नफरत है कि हम किसी के सुख दुख में चाह करके भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। किसी दलित की मदद करिए आर्थिक रूप से, कल मांगने जाइए तो कहेगा हम आप पर दलित एक्ट लगवा देंगे।
तो चाह करके भी हम उसकी मदद नहीं कर पाते। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है क्या आपके साथ, जब आप किसी की मदद करने गए हों और सामने वाला व्यक्ति कोई दलित हो, या ऐसे कोई भी, हम सिर्फ दलितों को नहीं कह रहे हैं और ना ही हम अपनी तरफ से किसी भी तरीके से आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से ना तो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही हम आपको किसी के खिलाफ उकसा रहे हैं, लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई की तस्वीर को आपके सामने उजागर जरूर करना चाहते हैं कि आखिर क्यों बांटा जा रहा है किसी भी इंसान को किसी जाति या धर्म में, क्यों इंसानों के बीच में वो इंसानियत को कायम नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि पहले भी समाज चलता आ रहा है और लेकिन आज के वक्त में बदलाव के नाम पर कुछ भी हो रहा है। तो मैं ये जानना और समझना चाहूँगी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपके खिलाफ भी किसी ने उल्टा मुकदमा करवा दिया हो या कोई ऐसा एक्ट लग गया हो? मैं 3-3 4-4 फर्जी दलित एक्ट के मुकदमे का अभियुक्त बना। सबसे पहला मुकदमा हुआ दलित बाड़ा सुअर बाड़ा फूकने का। आप बताइए, तब मैं युवा था और किसी दलित को मारने जाऊंगा तो हम उसका सुअर बाड़ा फूकूंगा, उसमें क्या मिलेगा? मान लीजिए इतना आटा खर मिल गया तो खर जला करके हम अपने आप आग के हवाले करेंगे, मुकदमा झेलेंगे। वो मिथ्या एक साजिश के तहत मुझे दलित एक्ट का अभियुक्त बनाया गया। उससे बरी हुआ, जब जेल जाना पड़ा, जमानत भी हमने कराया। इस तरह से 3-4 मुकदमे मेरे पर हुए। तब मैं अकेले था। आज किसी दलित को मैं कहता हूं कि खुलेआम सोशल मीडिया हो, मुझसे डिबेट कर ले, फील्ड में आना हो, अगर तुम संसदीय भाषा का प्रयोग किसी सवर्ण के खिलाफ करते हो तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि फील्ड में आकर के यही बातें कर लिया जाए। सोशल मीडिया पर आकर के सेल्फी छाप लोग खूब चिल्लाते हैं, तो वो चिल्लाएं, उनकी विशेषता है। लेकिन अगर वही बात फील्ड में आकर के कहें और सरकार थोड़ा सा नरम हो जाए, एक्ट पैक्ट पर विशेष ध्यान न दे, तो ये ठीक हो जाएंगे और व्यवस्थाएं भी ठीक होंगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि दलित एक्ट और आरक्षण दोनों का दुरुपयोग हो रहा है। आरक्षण का दुरुपयोग कोई अप्रकाश नहीं कर रहा है। जिन वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी उसी वर्ग के उच्च पदस्थ लोग, IAS, IPS, PCS, सांसद, मंत्री, विधायक, यही डकैत हैं उस समाज के, दलित समाज के, कि जो इनके रहते जो भी सुविधा आरक्षण की है यही प्राप्त कर रहे हैं। कोई गरीब मजदूर का, दलित का बेटा आरक्षण का लाभ से आज भी वंचित है। उनके हक पर डाका डालने का काम उन्हीं के समाज के उच्च पदस्थ लोग कर रहे हैं। तो दुरुपयोग तो हो रहा है, उससे हमको क्या लेना देना है? तो उस पर तब आप क्या चाहते हैं कि आरक्षण को हटाया जाना चाहिए या फिर उसमें जांच होनी चाहिए कि वाकई ये आरक्षण मिल किन लोगों को रहा है? नहीं, जांच भी हो तभी पता चलेगा, अच्छाई या बुराई का पता लगेगा। और आरक्षण को, जातिगत आरक्षण देश के माथे का कलंक है, इसको मिटाने के लिए इसे समाप्त कर देना चाहिए। और अमीरी और गरीबी के आधार पर किसी भी वर्ग का गरीब है, बदहाल है, उसे सरकारी सुविधा मिलनी तो एक वक्त तो ऐसा भी था जब सवर्णों की ओर से भी आरक्षण की मांग की जा रही थी और ये कह रहे थे कि जब बाकी लोगों के पास आरक्षण है तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए, हमारे पास भी होना चाहिए। नहीं, किसी को आरक्षण की जरूरत नहीं, सवर्णों की भी आरक्षण की जरूरत नहीं है और दलित और पिछड़ों को भी आरक्षण की व्यवस्था न किया जाए। केवल अमीरी और गरीबी के आधार पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। आरक्षण माने सरकारी सुविधा, तो अमीरी और गरीबी का। लेकिन आप ये मानते हैं या नहीं मानते हैं कि सवर्णों के साथ में वाकई थोड़ा सा न्याय तो हो रहा है? क्योंकि जब आरक्षण की बात आती है, वही जब जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट होता है, कोई बच्चा होता है, तो उसे ये कहा जाता है कि आपको 99%, 97% का वो कट ऑफ आपको क्रैक करना पड़ेगा। लेकिन जब कोई वहीं अगर छोटे वर्ग से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो या दलित, ST, SC, OBC कोई हो, तो फिर उनके लिए जो कट ऑफ रहता है 50%, 55%, तो ये बहुत बड़ा गैप हो जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं बहुत बढ़िया रेसर हूँ और एक विकलांग मेरे बगल में, वो प्रतिद्वंदी है, वो भी रेसर है। विकलांग निश्चित रूप से मेरी बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पैर में जंजीर बांध करके खूंटे में आप टांग दीजिए और दलित को आगे जिता दीजिए, ये अन्याय है कि न्याय है? तो अन्याय है ना। ठीक वही दशा है आज आरक्षण के माध्यम से अपर कास्ट के लोगों को मनोबल के गिराने का काम और उन्हें डिफीट करने का काम इस देश के सारे राजनेता और राजनीतिक दल और सरकारें कर रही हैं। इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए और नहीं तो प्रतिभाओं का वध होगा, और प्रतिभाओं का जब वध होगा तो राष्ट्र और समाज का कल्याण नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है, रवा कहनी है कि आरक्षण पे बात कल या विचार कल बहुत ज़्यादा ज़रूरी बटे। एक सवाल अब उत्तर प्रदेश का लोग खातिर, उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी चुनाव बा, राउर विचार बा का चुनाव में जाएगा? हम चुनावबाज पार्टी ना हैं, हम समाज सेवक हैं।
आरक्षण पे थे बहुत बढ़िया हम गीत लिखले रहनी। हाँ अगर समय होगा तो 2 लाइन सुना दें। जरूर, अपनी रचना है। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। आरक्षण का कुप्रभाव कैसे है। आज भी ब्राह्मण के ऐसे परिवार हैं जिनको कफन नसीब नहीं हो रहा है, तो उसी पर मैंने ये रचना लिखा था। हरे आरक्षण के फांसरी लगाई बेईमानवा जुलुम करेला, तेरे आँखी के समानवा जुलुम करेला, हो जुलुम करेला। आज भी ऐसे गरीब ब्राह्मण परिवार हैं कि जूट रोटी न कपड़ा मकनवा, केतनी जरता टिलासी बिनु कफनवा, पढ़ी लिखी रिक्शा अरे चलावा तब भानवा जुलुम करेला, तेरे आँखी के समानवा जुलुम करेला, हो जुलुम करेला। इस देश को आजाद कराने में ब्राह्मण की भूमिका क्या है कि जान दे के अरली हर जे अजदिया, आज होता वही कबर बदिया, चित्तु मंगल बिस्मिल, चित्तु मंगल बिस्मिल, आजादी के कुर्बानियां जुलुम करेला, तेरे आँखी के समानवा जुलुम करेला, हो जुलुम करेला। लंबी गीत है, रचना बड़ी है। जी जी। फिर कभी दोबारा आपके चैनल पर सुनाऊंगा। ये मैं लिखा हूँ और मैं स्वयं आपको सुना रहा हूँ। लेकिन बेहद खूबसूरत आवाज़ है, माँ सरस्वती का वास आपके कंठ में तो वाकई है। वो हम सभी ने सुन लिया कि किस तरह सुर में सुर मिला करके आपने और जो तान खींची है, और इसके अलावा आपने जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर, क्योंकि ये बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है जिस पर जल्दी कोई बातचीत नहीं करना। और ये भी एक कारण आप मानते हैं क्या कि आपने भी कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा या लोगों से भी सुना होगा कि जब बात आरक्षण की आती है तो लोग ज़्यादातर चुप रहना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, सही समझते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं टारगेट पे ना ले लिया जाए, कहीं उन्हें उस लपेटे में ना ले लिया जाए कि अच्छा ये आरक्षण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे, इनके खिलाफ ही कोई ऐसा बिगुल बजा दिया जाए। ऐसा है ना, आरक्षित वर्ग संगठित है इसलिए मलाई काट रहा है, अनारक्षित वर्ग बुरी तरह से बिखराव में है। तो बिखराव में जो वर्ग है वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाता है। रह गई बात, मैंने अपने गीत के माध्यम से, रचना के माध्यम से आपको सुनाया है। आपने कहा कि बड़ा अच्छा बात आपका गला और रचना, तो हमार तो अच्छा बटले बा, हमारे संगठनों का कार्य बड़ा अच्छा है, सब सराहे करला, विरोध कम आदमी करल, ऐसे कि हम कोनो जाति विशेष के टारगेट करके काम ना करीला जी। अब फिर मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मण होने पर मुझे गर्व है कि हमारे पूर्वजों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो राजेंद्र जी ऐसा कैसे चली कि आप कह रहल बानी कि ना ही हम केहू में फूट नहीं के डालल चाहत, हम तो केहू औरी का खिलाफ नहीं की बोलत, लेकिन आप कहतनी कि हम ब्राह्मण होखला पे गर्व महसूस करतनी। जिन मुँह मारा तिन मुँह मारा। हाँ। जे हमारे साथ अन्याय करी तो जवाब तो हम देवे करब, तो जवाब हम फूल से देव ना। हाँ। जो भाषा में बोली वही भाषा में जवाब दे। अब हमके केहू अन्याय कहत कहे। हाँ ठीक है। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया, तो सवाल सबसे पहले तो मैंने जब राजेंद्र नाथ जी से ये पूछा था कि क्या आप 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं चुनाव लड़ने का आपका मूड तो नहीं है, तो इनका ये कहना था कि उन्हें राजपाट नहीं चाहिए, वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, जब अभी हमने उनसे बातचीत में ये पूछा और ये समझने की कोशिश की कि आप एक तरफ कहते हैं कि मुझे ब्राह्मण होने पर गर्व है, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि मैं कभी किसी में फूट नहीं डालना चाहता, जात पात को बांटना नहीं चाहता हूँ, इंसानियत के तौर पे काम करना चाहता हूँ, लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। तो इस पर भी राजेंद्र नाथ जी ने कहा कि देखिए, एक बात ऐसी भी होती है कि जिसे जो भाषा समझ में आए उसे उस भाषा में ही जवाब दिया जाना चाहिए। तो ये ट्रांसलेशन था आप लोगों के लिए ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। अच्छा, अब एक बार फिर से जब हम बात भीमराव अंबेडकर जी की करते हैं तो बहुत से लोग उन्हें पूजनीय मानते हैं, भगवान मानते हैं, और ख़ास तौर पर वाकई में उन्होंने दलित, वंचितों और पिछड़ों के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन राजेंद्र जी, क्या आपको नहीं लगता कि
सिर्फ जो 20 साल तक का एक वो तय हुआ था मानक कि 20 साल तक के लिए इसे लागू किया जाए ताकि सुधार हो सके, लेकिन उस 20 सालों में भी सुधार हुआ नहीं है और सिर्फ उनके नाम पर आज भी कई लोग ये कह देते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने जितनी मेहनत की उस मेहनत को कोई देखना क्यों नहीं चाहता? आप मेहनत करके आगे बढ़िए, इस पर लोगों को आपत्ति हो जाती है अगर ये कह दिया जाए। दूसरी तरफ क्या आप ये मानते हैं, इसमें दो सवाल है, पहला ये और दूसरा ये भी, क्या आप मानते हैं कि ये भी एक मुद्दा 2027 के लिए होना चाहिए? बिल्कुल बनेगा। अभी आपने कहा है कि आरक्षण की समस्या, तो हर 10 साल पर आरक्षण की समीक्षा होने का प्राविधान है संविधान में, लेकिन आज 97 साल से ऊपर हो गया। मैं जानना चाहता हूं कि इस देश के किस सदन में आरक्षण की समीक्षा की गई? न उच्च सदन में न नीचे वाले सदन में। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये आरक्षण दलित है, अब हटेगा नहीं, नासूर बन गया। ये वोट बैंक की राजनीति है। ये हाँ, केवल वोट की राजनीति। ये एड्स की बीमारी है, कोई टच करेगा तो उसे वो रोग पकड़ लेगा। ठीक जैसे एड्स को होता है, ठीक वही दशा स्थिति बनी हुई है देश की राजनीति, और यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। समीक्षा होनी चाहिए। अगर नहीं उसका अभी तक लाभ मिल पाया तो समीक्षा करके जो वंचित हैं उनके कारण और निवारण पर जाना चाहिए सरकार को। जो वंचित हैं तो क्यों आज तक वंचित रहे 97 साल तक, और उनका दुरुपयोग हो रहा है तो कौन कर रहा है? अगर इसकी समीक्षा हो जाए तो जो दलित और अपर कास्ट की लड़ाई की आग में झोंकने का काम कुछ शरारती तत्व कर रहे हैं, ये नहीं कर पाएंगे। अच्छा, तो लोग तो ये भी जानना चाहेंगे फिर कि राजेंद्र नाथ जी अचानक से लोगों की सेवा में क्यों लग गए? वो लोगों की सेवा ऐसे ही क्यों करना चाहते हैं? क्या उन्हें किसी तरीके की फंडिंग मिल रही है, या क्या वाकई में वो कह तो नहीं रहे अपने मुंह से, ये स्वीकार तो नहीं रहे, लेकिन अगर पार्टी कोई सामने से आकर और उन्हें ऑफर दे दे चुनाव लड़ने का, तो ये उस वक्त तक तो मूड बदल ही सकते हैं। तो हम क्या मान के चले? देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ ना जी, तो ब्राह्मण भिखारी होता है जी, और भीख उसके जिम्मे लोगों ने डाल दिया कि भीख मांग करके जीता है ब्राह्मण। तो भीख मांगने वाला बड़ा साहसी होता है। भीख मांग करके जो देश की सेवा करे, समाज की सेवा करे, देश के धर्म के प्रति चिंतित हो, वो एक भिखारी ही कर सकता है। उद्योगपति का बेटा, विलासी जीवनी जीने वाले का बेटा कभी इतिहास लिखा है क्या? क्रांति की ज्वाला को लेकर निकला है क्या? हमेशा क्रांति की ज्वाला और प्रकाश झोपड़ी से निकला है। तो ये मुझे शौक आया कि अगर 70 साल 80 साल मुझे जीना है तो मैं सांसद मंत्री विधायक नहीं बन पाऊंगा, इसलिए गरीब का बेटा हूँ, लेकिन सेवा करके ऐतिहासिक पुरुष में बन सकता हूँ। मैं अपने पूरे जीवन को इसमें झोंक दिया और आज देश का सबसे बड़ा संगठनकर्ता बना कि हर जगह मैं जहां भी जाता हूं 2-2 महीना रह जाएं, मुझे अपने निजी परिवार की यादें नहीं आती है। अच्छा, आप बता रहे थे कि 19 राज्यों में आपका ये संगठन चलता है, काम करता है? हाँ, 19 स्टेट में है। 19 अलग अलग राज्यों में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। एक छोटा सा सवाल और आखिरी सवाल हम इसे कहेंगे। आखिरी सवाल ये है कि क्या अब की जो सरकार है उससे आप संतुष्ट है? क्योंकि सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी इसमें क्या आपके नज़रिए से थोड़ा बहुत कुछ और बदलाव की गुंजाइशें हैं, होनी चाहिए, या आप पूरी तरह संतुष्ट है कि सरकार बढ़िया काम कर रही है? देखिए, मैं आज तक किसी सरकार से संतुष्ट नहीं हूँ, उसकी कार्यप्रणाली से। जैसे मैंने 2 विषय, गंभीर विषयों पर चर्चा हुई, दलित एक्ट और आरक्षण जी, जो इन दोनों को मिनिमाइज करके और सही दिशा में लेके चले, वो मेरे लिए प्रिय होगा। आपने कहा कि सनातन की सरकार है, तो मैं कह रहा हूं सनातन की आत्मा ब्राह्मण होता है। सनातन तभी सुरक्षित है जब ब्राह्मण सुरक्षित है, और समाज तभी सुरक्षित है जब सनातन और ब्राह्मण सुरक्षित रहेगा। राष्ट्र भी तभी सुरक्षित है जब सनातन, ब्राह्मण और समाज सुरक्षित रहेगा। तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए, सनातन की रक्षा के लिए ब्राह्मण की सुरक्षा परमावश्यक है। सबसे पहले ब्राह्मण सुरक्षित हो, सब चीज सुरक्षित हो जाएगा। और ब्राह्मण प्रताड़ित होगा तो देश खतरे में पड़ेगा, समाज खतरे में पड़ेगा। खतरे में कौन डाल रहा है? ये वोट की तुष्टिकरण राजनीति जो देश की, यही लोग कर रहे हैं, जो जातिवाद अपने कर रहे हैं। उम्मीद किसी सरकार से है या नहीं? उम्मीद किसी सरकार से आगे भी है या नहीं है? अब यही दशा है तो क्या किया जाए? इसीलिए तो किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में ब्राह्मण और प्रकाश फंसा हुआ है कि हम करें क्या। लेकिन वो लाली पाप है कि ये समीक्षा करिए।
कभी भी चुनाव में मैंने प्रकाश को यह नहीं देखा कि हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा, हमारा मान सम्मान कैसे सुरक्षित रहेगा, हमारा अधिकार कैसे सुरक्षित होगा। चुनाव की बिगुल बजते ही हम कूद जाते हैं उस रूप में जैसे बिना निमंत्रण के लोटा उठाए हम भोजन करने चल दिए, बिना प्रणाम के हम आशीर्वाद देने लग गए। तो जब ये आदत आपकी बन जाएगी तो आपके हितों पर कुठाराघात होगा, उसे ईश्वर भी रोक नहीं पाएगा। ठीक है, वही समय ऐसा है कि जब हम प्रश्न करें कि आप मेरे समाज के लिए, मेरे पर हो रहे अत्याचार जुल्म जाति के लिए आप क्या करेंगे, मेरी सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे। सवाल उस समय होना चाहिए, अब उस समय समाज सवाल करता नहीं है, इसीलिए प्रताड़ित है। ठीक है, एक छोटा सा संदेश चैनल के माध्यम से आप सरकार को क्या देना चाहिए, उन्हें किस दिशा में सबसे ज्यादा काम करने की इन दिनों आवश्यकता है, और दूसरी चीज आप ब्राह्मण समाज से क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और एक निवेदन करता हूं, चूंकि भारत बहुभाषी बहुजाति देश है, सभी जात धर्म संप्रदाय वर्ग के लोगों को से निवेदन ये करूंगा कि आप सभी का, हम सभी का एक लक्ष्य होना चाहिए कि हिंदुस्तान हमारा है और बड़ी कुर्बानी के बाद यह हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। हमारे पूर्वजों ने जो भी अपनी कुर्बानी दे करके देश को आज़ाद करा, देश विघटित न होने पाए, देश बर्बादी की ओर न जाने पाए। सनातन हमारी मूल विचारधारा है और सनातनी देश है। हम सभी लोग मिल करके एक दूसरे पर कीचड़ उछालने और विरोध करने से बेहतर है कि हम राष्ट्र, धर्म और समाज की रक्षा में पूर्ण योगदान करें। अच्छा, एक बोनस क्वेश्चन में इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि अभी आपने अंत में ये बात कह दी कि सनातनी देश है। सनातनी देश अभी घोषित हुआ नहीं है। बागेश्वर धाम से भी आपने वो गूंज सुनी होगी, अनिरुद्धाचार्य हैं इस बात का राग वो कई बार आलाप देते हैं, कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र तो बन के रहेगा, सनातनियों का देश और सनातन देश तो है, हम मानते हैं, बस इसे घोषित करना बाकी। आप भी उसी राह पे चल रहे हैं? सनातनी देश इसलिए कहूँगा, राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, तमाम ये भगवान यही अवतार लिए हैं, विश्व में कहीं और अवतार कोई लिया है? इसलिए इससे बड़ा सनातनी कौन हो सकता है? लेकिन ये वही सनातनी बाबाओं में से, सरकारों का काम है, पार्टियों का काम है, तो लेकिन हम अपने को जानते हैं कि भारत सनातनी देश है। लेकिन राजेंद्र जी, सनातनी के नाम पर तो कई बार बाबाओं के मुंह से विवादित बयानबाजियां भी सामने आ जाती है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी तो ब्राह्मण समाज को कुठाराघात हो जाता है, उनकी छवि को भी धूमिल करने की कोशिश इन बाबाओं की ओर से कर दी जाती है, ऊपर से आप राग अलापते सनातनियों का? बाबाओं की बात हमसे न पूछिए, कारण कि वो धर्म का दंड लेके चलते हैं, उन पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन वो बाबा हो चाहे कोई हो, अगर समाज और राष्ट्र के विरुद्ध कोई आचरण करता है, भाषा का प्रयोग करता है, समाज को के सौहार्द को बिगाड़ना चाहता है, तो उसका भी डट करके हम और हमारे संगठन के लोग उसका विरोध करेंगे। चलिए ठीक है, तो आपने सुना इस बेबाक इंटरव्यू में, इस बेबाक अंदाज के साथ में ही, क्योंकि हमारे साथ जुड़े राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आप अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा रा के, और इन्होंने बहुत बेबाक अंदाज में कहा है कि जहां ब्राह्मणों के खिलाफ अगर अन्याय होगा तो फिर आवाज उठाई जाएगी। लेकिन उन्होंने सनातन परंपरा का जिक्र भी किया और उन्होंने ये याद दिलाया कि एक इतिहास स्वर्णिम काल में भारत का ये भी हुआ करता था कि कभी कोई भारत के लोगों को तोड़ नहीं पाया, उनके बीच में मतभेद पैदा नहीं कर पाया। तो राजनीति के ऊपर अगर आम जनता उठ करके सोचने लगे, क्योंकि एक बहुत प्यारी और छोटी सी बात किसी ने कही थी, और ये कहा था कि जब आप ब्लड की आवश्यकता जब आपको होती है, आप अस्पतालों में जाते हैं और जब आपको ब्लड चढ़ाया जाता है, तब तो आप ये नहीं पूछते कि ये एसटी का है, एससी का है, ओबीसी का है, ब्राह्मण का है या अल्पसंख्यक समुदाय का है, आप वो लेते हैं ना, तो फिर उस वक्त आपके मन में इंसानियत कैसे पैदा हो जाती है। तो उस इंसानियत को ध्यान में रखिए और लोगों को बीच में ये बांटना पूरी तरीके से बंद कीजिए, लोगों को प्रताड़ित करना बंद कीजिए। इसी के साथ आपसे चाहूंगी अनुमति। नमस्कार। नमस्कार सर।